नमस्कार, सात रंग सात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तनु सिंह। पेश है आज की कुछ ऐसी खबरें जो शायद आपसे छूट गई हो। मुख्य खबरों में वैसे तो आज भी लखीमपुर खीरी की घटना अदालत और सियासत के गलियारों में छाई हुई है। साथ ही श्रीनगर में हुए ताजे आतंकी हमले और भाजपा की नए कार्यकारिणी के गठन की खबरें भी चर्चा में हैं, जिसमें से मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है। लेकिन इन खबरों से अलग आपको बताते हैं कि कैसे बिहार के गया में एक खास पहल शुरू की गई है। पितृपक्ष खत्म हो गया है और नवरात्रि शुरू हो गई, लेकिन गया नगर निगम ने पितृपक्ष के दौरान विसर्जित की जाने वाली पिंडों को जमा कर उसका सार्थक इस्तेमाल करने और जैविक खाद बनाने की मुहिम शुरू की है। खबर हमने दैनिक भास्कर से ली है। खबर के मुताबिक इस अनोखी पहल के पीछे गया नगर निगम का तर्क है कि श्रद्धालु जो पिंड अपने पितरों को अर्पित करते हैं वो विभिन्न प्रकार के अनाजों से बने होते हैं। पिंड अर्पित कर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार नगर निगम ने उन पिंडों को जमा कर रखा है। उन पिंडों से जैविक खाद बनाने के लिए निगम ने 50 लाख रुपए की मशीन भी खरीद ली है। पिछले 15 दिन में निगम ने 200 क्विंटल पिंड जमा कर लिया है। अब नजर डालते हैं जनसत्ता में छपी एक अहम खबर पर। खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पीएम केयर फंड को संविधान द्वारा आवश्यक पारदर्शिता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इसे राज्य के निधि घोषित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों ने ऐसा बताया था कि केंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना कर रहा है। याचिकाकर्ता केंद्र के इस रुख का विरोध कर रहा है कि पीएम केयर एक सरकारी फंड नहीं है और इसकी राशि भारत के समेकित कोष में नहीं की जाती है। अदालत ने बुधवार को उस याचिका पर दलीलें सुननी शुरू की जो चाहती है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर फंड को राजकीय घोषित किया जाए। गंगवाल ने तर्क दिया कि देश के नागरिक इस बात से परेशान है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित एक कोष जिसके न्यासी प्रधानमंत्री, गृह, रक्षा और वित्त मंत्री है, उस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। अगली खबर देश के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल पर मुहर लगा दी है। कोरोना वायरस की त्रासदी के पहले से दुनिया भर में हर साल मलेरिया से 4 लाख लोगों की जान जा रही थी। इसे रोकने के लिए वैक्सीन बनाना दशकों से एक बड़ी चुनौती थी। WHO चीफ टेड्रोस एडनम ने इस बीमारी से चल रही जंग में इसे एक ऐतिहासिक दिन करार दिया है। मॉस्क्यूरिक्स नाम की इस वैक्सीन का इस्तेमाल अफ्रीकी देशों में उन बच्चों पर किया जाएगा जिन्हें इस बीमारी का ज़्यादा खतरा है। मलेरिया का तोड़ निकालने की कोशिश करीब 80 सालों से चल रही है और करीब 60 साल से आधुनिक वैक्सीन डेवलपमेंट पर रिसर्च जारी है। अगर इसके नतीजे सकारात्मक हुए तो भारत जैसे देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए चल रही कोशिशों से जुड़ी खबर। ये खबर अमर उजाला, दैनिक जागरण, प्रभात खबर समेत तमाम अखबारों में पढ़ी जा सकती है। खबर के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज यानी गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस अभियान के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माण संबंधित नियमों को लागू करना जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के दिशा निर्देशों के तहत 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की एंटी डस्ट अभियान के दौरान निगरानी के लिए 31 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC के 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमों को तैनात किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधित 14 नियमों को लागू करना जरूरी होगा। अब एक राजनीतिक खबर जो भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में एक और झटका देने वाली खबर साबित हो सकती है। ममता बनर्जी ने जहां भवानीपुर सीट जीतकर एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं भाजपा छोड़कर वापस तृणमूल कांग्रेस में आने वालों का सिलसिला और तेज हो गया है। भाजपा को झटका देते हुए सब्यसाची दत्ता सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस TMC में फिर से शामिल हो गए। राज्य सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम और पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम में दत्ता TMC में शामिल हुए। इससे पहले दत्ता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। तृणमूल में शामिल होने के बाद सब्यसाची दत्ता ने ममता बनर्जी की तारीफ में कसीदे पढ़े।
उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूँ, मुझे जो भी मिला है, यह सब ममता बनर्जी की वजह से है। उन्होंने कहा कि समझने में कुछ समस्याएं थी जिसके चलते मैंने टीएमसी छोड़ी थी। टीएमसी में दत्ता की वापसी की अटकलें पिछले कुछ सप्ताह से चल रही थी। अब एक खबर दैनिक जागरण से। यूनिसेफ द्वारा जारी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर के 10 से 19 वर्ष की उम्र के हर 7 में से एक बच्चा मानसिक समस्या से पीड़ित है और इसके साथ ही जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि कोविड महामारी का भी बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह असर लंबे समय तक बना रह सकता है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में कोई ऐसे तथ्यों को भी पेश किया गया है जो वास्तव में चिंताजनक है। यूनिसेफ ने इस ओर ध्यान देने की अपील भी की है। संयुक्त राष्ट्र बल कोष के मुताबिक बच्चों और किशोरों को मानसिक समस्या से बाहर निकालने के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है, जो बहुत बुरी बात है। इससे संबंधित संसाधनों में निवेश काफ़ी कम है। ये चिंता की बात है कि दुनिया में हर वर्ष करीब 46,000 बच्चे या किशोर आत्महत्या कर लेते हैं। मानसिक अवसाद या समस्या इस उम्र में होने वाली मौत की बड़ी वजह है। इसके बाद भी इस तरफ दुनिया का ध्यान नहीं जाता। विभिन्न देशों की सरकार इसके लिए अपने कुल वार्षिक बजट का केवल 2% हिस्सा ही रखती है। वही इसमें भी काफ़ी कम खर्चा होता है। और अब बात कर लेते हैं देश के अमीरों की। आम आदमी के लिए बेशक ये खबरें मायने ना रखती हो, लेकिन लोगों को ये जानने में दिलचस्पी ज़रूर होती है कि आखिर अंबानी, अडानी या देश के धन कुबेरों के पास कितनी संपत्ति है। कई अखबारों में फोर्ब्स की सूची समय समय पर छपती रहती है। उसकी ताज़ा सूची फिर से आ गई है, जिसमें रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी लगातार 14वें साल भारत के सबसे रईस शख्स बने रहे। साल 2008 से वह इस मुकाम पर है। 2021 में उनकी संपत्ति 4 अरब डॉलर बढ़कर 92.7 अरब डॉलर हो गई है। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी सूची में दूसरे स्थान पर है। उनकी कुल संपत्ति 74.8 अरब डॉलर है, जो मुकेश अंबानी से सिर्फ 17.9 अरब डॉलर कम है। फोर्ब्स की सूची को फैमिली, शेयर बाजार विश्लेषकों और भारत की रेगुलेटर एजेंसियों से मिली शेयर होल्डिंग और वित्तीय जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत के सबसे अमीर लोगों की संचय संपत्ति में महामारी के दूसरे वर्ष में 50% की वृद्धि देखी गई। फोर्ब्स के मुताबिक भारत के 100 सबसे अमीरों की दौलत 775 अरब डॉलर है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7 रंग 7 न्यूज़ के साथ।